अपना टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज को समझना। प्लेसेंटा से अम्लाइकल कॉर्ड निकलती है, क्लियर? अम्लाइकल कॉर्ड निकलती है और अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, एक अम्लाइकल वेन और दो अम्लाइकल आर्टरीज। क्लियर? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, देखो समझते हुए चलना। अम्लाइकल वेन कहां से कहां निकलती है? अम्लाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से लेकर के कहां जाती है? फीटस के अंदर जाती है। पहला क्वेश्चन, अम्लाइकल वेन कहां से कहां तक? प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां जाती है? फीटस के अंदर। अम्लाइकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से लेके कहां आती है? प्लेसेंटा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेस्ट पे होना चाहिए। क्लियर? अब आगे चलो। अम्लाइकल वेन डायरेक्ट कहां एंटर करती है? लीवर के अंदर। फीटस के लीवर के अंदर एंटर करती है। लीवर के अंदर पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन होती है। पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन होती हैं जो डायरेक्ट अम्लाइकल वेन और हिपेटिक वेन, ये यहां पर है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और जो ये वाला पार्ट कहलाएगा डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस, इसको अपन फर्स्ट बाईपास भी बोल सकते हैं। क्लियर? डक्टस विनोसिस। आपसे पूछा जाए डक्टस विनोसिस क्या है? अम्लाइकल वेन और हिपेटिक वेन जहां पर इंफीरियर वेना केवा में एंटर करती है वो क्या कहलाता है? डक्टस विनोसिस। क्लियर है यहां तक? अम्लाइकल वेन डायरेक्ट लीवर में एंटर करी, लीवर के अंदर ये क्या है? पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन, जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है फीटस में, वो कहां होती है? लीवर के अंदर होती है। एडल्ट के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? रेड बोन मेरो, लॉन्ग बोन के अंदर। लेकिन फीटस की बात करें तो फीटस में ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? लीवर के अंदर। और लीवर में भी कहां होगा? हिपेटिक वेन, पोर्टल वेन। क्लियर? तो यहां से ब्लड बनेगा तो बनेगा वो भी यहां जाएगा और यहां से ब्लड सर्कुलेट होगा। फीटस का ब्लड है ये, तो यहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से यूं आया और इंफीरियर वेना केवा में आ गया। क्लियर? इंफीरियर वेना केवा से ये राइट एट्रियम है। ये राइट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट एट्रियम में है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। ये लंग्स है। डायग्राम अच्छा नहीं बना,
लेकिन समझना है, देखो इंफीरियर वेना केवा के अंदर आ गया ब्लड, इंफीरियर वेना केवा से कहाँ आ गया, राइट एट्रियम के अंदर। ये ध्यान रखना है कि फीटस के अंदर हमेशा सर्कुलेशन होता है, कैसे होता है, मिक्स तरीके से होता है। यहाँ पर आकर के इंफीरियर वेना केवा से मिक्स हो गया, ये देखो यहाँ से आकर के देखो राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से 75% ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कितना, 75%। किसके थ्रू, फोरामेन ओवेले, नाम क्या है इसका, फोरामेन ओवेले। इसको अपन ने बोल दिया सेकंड बाईपास। क्या बोल दिया इसको अपन ने, सेकंड बाईपास बोल दिया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, 3 जगह जाएगा। क्लियर, देखो इधर इंफीरियर वेना केवा से कहां आया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेले के थ्रू कहां आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से 3 जगह जाएगा। कहां कहां जाएगा, कोरोनरी आर्टरी, यानी हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई हो। क्लियर, हेड, नेक वगैरह और अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जाएगा। क्लियर, और कहाँ जाएगा, अरोटा के अंदर। कहाँ चला जाएगा, अरोटा के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ कहाँ गया, कोरोनरी आर्टरी में गया, हेड नेक के अंदर गया और अरोटा में गया। क्लियर, ये तो 75% ब्लड था, ये 75% ब्लड, 25% ब्लड है राइट एट्रियम। देखो अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर या हेड नेक के अंदर जो ब्लड सप्लाई हुई, ब्लड सप्लाई हुई अपर हेड नेक के अंदर, इधर ऊपर साइड के अंदर, तो वहां से ब्लड सप्लाई होने के बाद के अंदर ब्लड वापस आकर के यहाँ मिक्स हो जाता है। अपर एक्सट्रीमिटीज से हेड नेक में ब्लड सप्लाई होने के बाद वापस कहाँ आके ओपन हो गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में यहाँ मिक्स हो जाता है। 75% इधर चला गया फोरामेन ओवेले के थ्रू, और 25% राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। राइट एट्रियम से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। यहां पर देखो, यहां से कहां चला गया, लंग्स में चला गया। ये देखो लंग्स में चला गया। क्लियर, अब पल्मोनरी आर्टरी से ये जुड़ा हुआ है डक्टस आर्टरियोसिस, जो इसको डिसेंडिंग अरोटा में जोड़ता है। क्या बोलेंगे इसको अपन, डक्टस आर्टरियोसिस। इसको अपन ने बोल दिया थर्ड बाईपास। फर्स्ट बाईपास क्या था, डक्टस वेनोसिस। सेकंड बाईपास क्या था, फोरामेन ओवेले। और थर्ड बाईपास क्या था, डक्टस आर्टरियोसिस। क्लियर है, ये बात आई समझ में। यहां देखो राइट एट्रियम में अपर एक्सट्रीमिटी से मिक्स हो गया और इंफीरियर वेना केवा से आया, सुपीरियर वेना केवा से आया, इंफीरियर वेना केवा से आया। सुपीरियर किसके द्वारा, हेड नेक में ब्लड सप्लाई होने के बाद में सुपीरियर वेना केवा से आ गया, इंफीरियर वेना केवा से आ गया। यहाँ के मिक्स हो रहा है, 75% इधर जा रहा है, 25% राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ हो गया, लंग्स के अंदर हो गया। और इसमें पल्मोनरी आर्टरी से ये जुड़ा हुआ है, जो इसको डिसेंडिंग अरोटा में जोड़ रहा है। क्या नाम है उसका, डक्टस आर्टरियोसिस। क्लियर, डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में एक ट्रंक है जो अरोटा की तरफ लेके जा रहा है, इसको अरोटा की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग अरोटा की तरफ जा रहा है। यहाँ भी अरोटा के थ्रू आ गया, यहाँ नीचे की भी अरोटा की तरफ आ गया, सब जगह ब्लड सप्लाई हो गई, अरोटा में आ गया। अब यहाँ लंग्स से जो ब्लड सप्लाई होती है, पल्मोनरी आर्टरी ने यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर दी, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आके क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। भाई लंग्स में ब्लड सप्लाई हो गई, वापस भी तो आएगा,
वापस आके ओपन कहाँ होगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और यहाँ आके फिर क्या हो गया, मिक्स हो गया। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में चला गया, फिर वो इधर तीनों जगह चला गया। तो इस तरीके से अब ये देखो 75% ब्लड, 75% ब्लड किधर गया था, यहाँ से देखो इंफीरियर वेना केवा से कहाँ आया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में फोरामेन ओवेले के थ्रू कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ कहाँ गया, कोरोनरी आर्टरी, अपर एक्सट्रीमिटीज और अरोटा, अरोटा में आ गया, क्लियर, अरोटा में आ गया 75%। 25% देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, और लंग्स से वापस आके ओपन कहाँ हुआ, लेफ्ट एट्रियम में, और इससे क्या जुड़ा हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टरियोसिस जो इसको डिसेंडिंग अरोटा में जोड़ रहा है। इन 25% भी कहाँ गया, अरोटा में आ गया, क्लियर, इधर 75 अरोटा में आ गया, 25 अरोटा में आ गया, और नीचे की तरफ आएगा तो अरोटा से एब्डोमिनल, एब्डोमिनल अरोटा में आ गया, नीचे की तरफ अरोटा में आ गया, एब्डोमिनल अरोटा, और एब्डोमिनल अरोटा से एब्डोमिनल ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई हो गई, और लेग में ब्लड सप्लाई हो गई, क्लियर, नीचे की तरफ आकर के कहाँ कहाँ सप्लाई हो गई अरोटा से, एब्डोमेन ऑर्गन के अंदर, एब्डोमेन ऑर्गन के अंदर और लेग के अंदर ब्लड सप्लाई हो गई। अब एब्डोमेन ऑर्गन से टू हाइपोगैस्ट्रिक, क्लियर, एब्डोमेन ऑर्गन में सब जगह ब्लड सप्लाई हो गई, क्लियर, स्टोमच वगैरह के अंदर, इंटेस्टाइन वगैरह में, सब जगह लेग वगैरह में ब्लड सप्लाई हो गई। अब वहां ब्लड सप्लाई होने के बाद में टू हाइपोगैस्ट्रिक और टू इंटरनल इलियक आर्टरी, ब्लड सप्लाई होने के बाद में दोनों के दोनों आर्टरी किधर रन करती हैं, फीटस के अम्लाइकस में, और अम्लाइकस से क्या जुड़ी हुई है, अम्लाइकस से क्या जुड़ी हुई है, अम्लाइकल आर्टरीज। इस तरीके से लेग वगैरह में ब्लड सप्लाई होने के बाद में वहाँ से टू हाइपोगैस्ट्रिक और टू इंटरनल इलियक आर्टरी किधर रन कर रही हैं, फीटस के अम्लाइकस, और अम्लाइकस से क्या जुड़ी हुई है, अम्लाइकल आर्टरी, क्लियर, अम्लाइकल आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है इस तरीके से, क्लियर है बात। दोबारा देखो अम्लाइकल वेन कहां से कहां तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। अम्लाइकल वेन कहां से कहां निकलती है, प्लेसेंटा से फीटस के अंदर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और अम्लाइकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से प्लेसेंटा में लेके आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जैसे ऑप्शन देगा तो बड़े लुभावने ऑप्शन मिलते हैं, अच्छे लगते हैं सारे के सारे। अब यहां से पहला 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि डक्टस विनोसिस किसको बोलते हैं, फर्स्ट बाईपास बोल दिया, कहां, जहां पर अम्लाइकल वेन और हिपेटिक वेन इंफीरियर वेना केवा में एंटर करती है, तो क्या बोलेंगे उसको, डक्टस विनोसिस। फोरामेन ओवेले सेकेंड बाईपास है, क्लियर, जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्ट ब्लड आ जाता है, और डक्टस आर्टरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी को किस में जोड़ता है, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर, डिसेंडिंग अरोटा से एब्डोमेन अरोटा के अंदर जाता है ब्लड, क्लियर, डिसेंडिंग अरोटा, एब्डोमेन अरोटा, एब्डोमेन ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई हो गई, लेग में ब्लड सप्लाई हो गई। अब वहां से टू हाइपोगैस्ट्रिक और लेग साइड से टू इंटरनल इलियक आर्टरी फीटस के किधर रन कर रही हैं, अम्लाइकस, और अम्लाइकस से क्या जुड़ी हुई है, अम्लाइकल आर्टरी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरी के थ्रू वापस प्लेसेंटा में चला जाता है, क्लियर। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली एम्स में आए थे कि डक्टस विनोसिस जस्ट आफ्टर बर्थ किस में कन्वर्ट हो जाता है,
लिगामेंटम ऑफ विनोजम में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टस विनोसिस लिगामेंटम ऑफ विनोजम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? एक क्वेश्चन ये था। फोरामेन ओवेली किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोसा ओवेली। और जस्ट आफ्टर बर्थ ही क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और एनाटॉमिकली बताएं तो 1 ईयर में क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है। तीनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट यहां पर। फोरामेन ओवेली जस्ट आफ्टर बर्थ किस में कन्वर्ट हो गया? फोसा ओवेली। क्लियर? और कब बंद हो जाता है? ये जस्ट आफ्टर बर्थ। आया हुआ क्वेश्चन है कि फोरामेन ओवेली कब बंद हो जाता है? जस्ट आफ्टर बर्थ। और एनाटॉमिकली 1 ईयर। डक्टस विनोसिस लिगामेंटम ऑफ आर्टरियोज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब जैसे मान लो तीनों क्वेश्चंस यहां से देखो, डक्टस विनोसिस लिगामेंटम ऑफ विनोजम के अंदर कन्वर्ट हो गया, फोरामेन ओवेली फोसा ओवेली के अंदर क्लोज हो गया, कन्वर्ट हो गया, और डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम ऑफ आर्टरियोज्म में कन्वर्ट हो गया। और एनाटॉमिकली बात करें तो 1 to 3 मंथ के अंदर क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है। अब डेली एम्स के क्वेश्चन देखो क्या क्या थे। डक्टस विनोसिस किस में कन्वर्ट हो गया? लिगामेंटम ऑफ विनोजम के अंदर। फोरामेन ओवेली कब क्लोज हो जाता है? जस्ट आफ्टर बर्थ। 2 क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चंस कि डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम ऑफ आर्टरियोज्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों? आर्ट्रियल प्रेशर के लिए, वेंट्रिकल्स के प्रेशर के लिए, ये प्रेशर के लिए, वो बहुत लुभावने ऑप्शन थे। लेकिन ये क्यों कन्वर्ट हो गया डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम आर्टरियोज्म में? क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है जस्ट आफ्टर बर्थ। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन काम करने लग जाती हैं। क्लियर? तो इस तरीके से डक्टस आर्टरियोसिस किस में कन्वर्ट हो गया? लिगामेंटम ऑफ आर्टरियोज्म में कन्वर्ट हो गया। अब पहले ये बताओ, वेन क्लोज होती है या फिर आर्टरी? पहले वेन क्लोज होगी या आर्टरी क्लोज होगी? जैसे फीटस का ब्लड यहां जाना बंद होगा, प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा में जाना बंद होगा, और जो प्लेसेंटा में ब्लड है वो कहां जाएगा? फीटस के अंदर। तो यानी आर्टरी बंद होते ही जस्ट आफ्टर वेन बंद हो जाती है। क्लियर? अम्लाइकल आर्टरी का दूसरा नाम हो जाता है मेडिकल लिगामेंटम। क्या बोल दिया इसको अपन ने? अम्लाइकल आर्टरी को मेडिकल लिगामेंटम। और अम्लाइकल वेन का नाम राउंड लिगामेंटम या फिर लिगामेंटम ऑफ टेरा। क्लियर? अम्लाइकल वेन लिगामेंटम ऑफ टेरा में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर दूसरा नाम राउंड लिगामेंटम ऑफ लीवर, राउंड लिगामेंटम ऑफ लीवर। याद रह जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता। अब जैसे जस्ट आफ्टर बर्थ बात करें अपन, फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? जस्ट आफ्टर बर्थ फीटल हार्ट रेट होती है 120 to 160। लेकिन जस्ट आफ्टर बर्थ की बात करें तो 180 तक भी हो जाती है। फिर इसके बाद में 120 to 160। क्लियर? कार्डियक आउटपुट जस्ट आफ्टर बर्थ 500 ml पर मिनट कार्डियक आउटपुट। लेकिन
आफ्टर 1 हावर्स ये कितनी हो जाती है 350 ml कार्डियक आउटपुट, और हार्ट रेट 40 से 60 बीट। क्लियर? अब जैसे मान लो फीटल हार्ट रेट कितनी होती है 120 से 160 तक होती है। एग्जामिनर की चॉइस है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन से, 50 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फीटल हार्ट रेट कितनी होती है 120 से 160। 120 से 160 होती है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे देखेंगे अपन। क्या फीटल हार्ट रेट 120 से 160 होती है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और एवरेज की बात करें तो 140 होती है। फीटल हार्ट रेट कितनी होती है 140 फीटल हार्ट रेट। अब अपन बात कर रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की कि फीटल हार्ट रेट 160 से ज़्यादा हो गई, 160 से ज़्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। क्लियर? एक्सेलरेशन किसको बोला अपन ने, वो देखो कि फीटस की हार्ट रेट, एग्जाम के अंदर ग्राफ भी पूछा हुआ है, लास्ट टाइम दिल्ली एम्स के अंदर ग्राफिकल रूप में दिया था कि क्या है ये, ग्राफ बना के दिया था। इसमें से ग्राफ दिया था, बच्चे सोच रहे कि देखो ये कौन सी ईसीजी आ गई, ईसीजी नहीं थी, वो ग्राफ था। जैसे फीटल हार्ट रेट 160 होती है, इसके बीच में होती है मॉनिटर स्ट्रिप के ऊपर, मॉनिटर स्ट्रिप के ऊपर फीटल हार्ट रेट चल रही होती है 120 के 160, दोनों के बीच के अंदर चल रही होती है। एक वर्ड याद रखना है अपने को कि 160 की तरफ जा रही है तो उसको अपन बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, और 120 की तरफ जा रही है तो उसको बोल सकते हैं डिसेलरेशन। तो यानी 160 से ज़्यादा है एक्सेलरेशन और 120 से कम है तो उसको बोलते हैं डिसेलरेशन। क्लियर? अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे हैं कि एनक्लेक्स के अंदर दे रखे हैं कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको। और फिर जैसे मान लो मैटरनल बीपी ये है, मैटरनल पल्स ये है, मैटरनल को एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फीटल हार्ट रेट 100 है तो क्या करेंगे, या 170 है, यानी कि 160 से ज़्यादा आपको कहीं पर भी फीटल हार्ट रेट दिख जाए कि 120 से नीचे कहीं पर भी फीटल हार्ट रेट दिख जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिजिशियन से कंसल्ट करना है। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मोस्ट म्यूर सॉन्डर्स के अंदर, इसके अंदर 160 से ज़्यादा होते ही फिजिशियन से कंसल्ट, हार्ट रेट पे आ जाओ, फीटल हार्ट रेट 120 से 160, 120 से कम होते ही फिजिशियन से कंसल्ट, 160 से ज़्यादा होते ही फिजिशियन से कंसल्ट। अब बात ये कर रहे हैं कि ऐसा क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि फीटल हार्ट रेट 160 से ज़्यादा है और 15 बीट ज़्यादा है और 15 सेकंड के लिए इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। फीटल हार्ट रेट बढ़ी, कितनी बढ़ी, 15 बीट्स, कितनी देर के लिए, 15 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाई देगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि फीटस की हार्ट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? उसका कारण क्या है कि मदर को एंजाइटी है, स्ट्रेस है मदर को, फीवर है मदर को, हाइपोवोलेमिया में चली गई मदर, या मदर को कोई ड्रग्स दे दी जिसकी वजह से साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो यानी कि एक्सेलरेशन, फीटस के हार्ट रेट में एक्सेलरेशन देखने को मिला तो ट्रीटमेंट किसका करेंगे, मदर का। क्यों? कि मदर की वजह से फीटस में एक्सेलरेशन देखने को मिला है कि मदर की एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस में हो सकती है, फीवर में हो सकती है, हाइपोवोलेमिया में हो सकती है, मदर को कोई ड्रग्स दी गई है तो तुरंत मैनेज करना है आपको, मदर का स्ट्रेस दूर करना है। कोई ड्रग्स दी गई है तो उसका एंटीडोट देना है, क्योंकि तुरंत उसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये एक्सेलरेशन को मैनेज करेंगे। एक होता है एपिसोडिक एक्सेलरेशन,
एपिसोडिक एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो फीटस की जो हार्ट रेट है, जैसे 120 से 160 के बीच में है, अब जैसे 150 है, 150 है और 160 हो गई, 150 से 160 हो गई, 8 से 10 बीट्स तक बढ़ रही है, 8 से 10 बीट बढ़ रही है फीटल हार्ट रेट, उसको बोलते हैं एपिसोडिक एक्सेलरेशन। एनक्लेक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको एक वर्ड पकड़ना है कि पूरी डिटेल दे रखी है, मदर की ये कंडीशंस ये है, लेबर में होने वाली है, ये कंडीशंस है, बीपी ये है, और एपिसोडिक एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, 8 से 10 बीट्स तक बढ़ सकती है। जस्ट अभी भी आया हुआ क्वेश्चन से क्वेश्चन है एग्जाम एम्स के अंदर कि ये क्या कहलाता है, उसमें ऑप्शन ऐसे दिए थे, एक्सेलरेशन डायरेक्ट दिया था कि 8 से 10 तक बीट बढ़ रही है, 8 से 10 बीट बढ़ रही है, तो कौन से टाइप का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन है और अदर थे। तो अगर अपन एक्सेलरेशन ही दे रखा था तो एक्सेलरेशन पे टिक कर दिया, लेकिन यदि एपिसोडिक एक्सेलरेशन होता तो किसको टिक करते, एपिसोडिक को, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है एक्सेलरेशन, गुड ऑक्सीजनेशन की तरफ जाता है। ये क्लियर है, दो वर्ड, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। अब यहां देखो, एक्सेलरेशन और एपिसोडिक एक्सेलरेशन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, जीएमसीएस से लेकर के दिल्ली एम्स, जोधपुर एम्स, हर जगह से क्वेश्चन हमेशा पूछा है, बार बार। अब यहां मैक्सिमम बच्चों का जिन्होंने रटा है ना, उनका सही हुआ है तो तुक्के से सही हुआ है, क्योंकि कई बार मैं पूछता हूं कि ये ऐसा होता है क्या, ये क्या होता है सर, पता ही नहीं है। ये देखो कि डिसेलरेशन यानी फीटस की हार्ट रेट 120 से कम है, तो 120 से कम कितनी कम है, 120 से तो कम 0 भी होती है, 5 भी होती है, 10 भी होती है, 50 भी होती है, कितनी कम, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। उसको देखते हुए 3 तरह की होती है ये, एक तो होता है अर्ली डिसेलरेशन, क्लियर, एक वर्ड होता है अर्ली डिसेलरेशन, एक होता है लेट डिसेलरेशन, और एक होता है वेरिएबल डिसेलरेशन। क्लियर, डिसेलरेशन का मतलब बताओ, 120 से कम, अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन और वेरिएबल। अब जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसे वैसे इनके ग्राफ बनेंगे, देखना, रटने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। 120 से कम है, 120 से कम है, 120 से कम है, एक अर्ली, नाम देखो, अर्ली डिसेलरेशन 120 से कम है, फीटल हार्ट रेट गई, कितनी गई, 15 बीट डाउन चली गई 15 सेकंड के लिए, और तुरंत वापस आ गई 120 पर, फिर डाउन गई, कितनी गई, 15 बीट्स डाउन गई 15 सेकंड के लिए, फिर 15 बीट्स 15 सेकंड के लिए, 15 बीट्स 15 सेकंड के लिए, यानी कि कितना टाइम लगा, 15 सेकंड अर्ली, तुरंत आ गई। देखो ये ग्राफ इस तरीके से बना, ये क्या कहलाएगा, अर्ली डिसेलरेशन, डाउन गई यानी अर्ली, तुरंत वापस आ गई 15 सेकंड के अंदर, 120 से डाउन गई। अब लेट डिसेलरेशन का मतलब देखो कि डाउन गई, ज्यादा डाउन गई, अब डाउन गई तो आने में भी टाइम लगेगा, लेट हो गई, तो ये ग्राफ देखो इस तरीके का बनेगा, डाउन गई, ज्यादा गई, कितनी तक, 50 तक डाउन गई, अब डाउन गई तो आने में भी टाइम लगेगा, तो उसको क्या हो गया, लेट। ये कितनी देर में आ गई थी, 15 में, और ये क्या हो गई, 30 सेकेंड, तो आने में कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड, यानी लेट हो गई। ये ग्राफ बना 30 सेकेंड, इसको क्या बोल दिया अपन ने, लेट डिसेलरेशन। एक है वेरिएबल डिसेलरेशन,
डाउन गई लेकिन 15 सेकेंड में वापस आ गई, फिर डाउन गई, ज़्यादा डाउन चली गई, कितनी देर में आई, 30 सेकेंड में वापस आई, फिर डाउन गई 15 सेकेंड, फिर डाउन गई 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30, 15, 30, वेरिएबल जैसा नाम है वैसे ही ग्राफ बनाया है, बस तीनों एक ही बात है। डिसेलरेशन का मतलब 120 से कम, अर्ली डिसेलरेशन का मतलब 120 से कम है लेकिन 15 सेकेंड में वापस आ गई। लेट डिसेलरेशन का मतलब है डाउन गई, आने में क्या हो गई, लेट हो गई, लेट डिसेलरेशन कहलाया। और वेरिएबल डिसेलरेशन, क्लियर, तीनों वर्ड है। अब बात आती है कि अर्ली डिसेलरेशन कब देखने को मिलता है। अर्ली डिसेलरेशन देखो इधर ध्यान से, अर्ली डिसेलरेशन का मतलब होता है कि फीटस के हेड पे कंप्रेशन है, हेड पे दबाव है, तो क्या है ये, अर्ली डिसेलरेशन देखने को मिलेगा। तो क्या मैनेज करेंगे अपन, पोजीशन चेंज कर देंगे या वॉक करने के लिए बोल देंगे, ये नॉर्मल है। अर्ली डाउन जा सकता है, पुअर ऑक्सीजनेशन, वॉक करेगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो ये दूर हट जाएगा। नॉर्मल फिनोमिना है, हेड पे दबाव आ रहा है, तो ये अपने को क्या देखने को मिलता है, अर्ली डिसेलरेशन। लेट डिसेलरेशन का मतलब होता है यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। क्या बोलेंगे, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब है, याद करो, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। दूसरा वर्ड भी बोल सकता हूं मैं इसको, बोलो, प्लेसेंटल परफ्यूजन। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, प्लेसेंटल परफ्यूजन। लेटेस्ट के दोनों तीनों एग्जामों में आया है। क्या मैनेज करेंगे इसके अंदर अपन, गिव O2, ऑक्सीजन देंगे। एग्जाम का क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 4-5 लाइन का था कि मदर की कंडीशंस ये है, मदर लेबर में आई हुई है, मदर की बीपी ये है, टेम्परेचर ये है, पल्स ये है, वो है, बाकी सब सही है, और लेट डिसेलरेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या करेंगे, लेट डिसेलरेशन देखने को मिल रहा है मतलब क्या करेंगे अपन, ऑक्सीजन देंगे। लेट डिसेलरेशन का मतलब है यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, और यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लास्ट टाइम दिल्ली एम्स में ये ग्राफ दिया, ये ग्राफ बना के दिया, बच्चे देख रहे थे कि ये कौन सी ईसीजी थी, ऐसी ईसीजी तो हमने पढ़ी ही नहीं, ये ईसीजी नहीं थी, ये लेट डिसेलरेशन का था कि 120 से नीचे फीटस की हार्ट रेट आ रही है। अभी क्या होता है, अमूमन अपने एग्जाम दे रहे होते हैं, एग्जाम के अंदर क्या है, एमएसएन, पीडिया, साइकेट्रिक, ओबीजी, फंडा, अब इन सब के क्वेश्चन आते रहते हैं, पता ही नहीं लगता है कि एमएसएन का है या ओबीजी का है, पीडिया का है। ये ग्राफ था, किसका था, ये लेट डिसेलरेशन। क्लियर है भाई, इसमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा बोला है वैसा का वैसा है। कम से कम 10 to 20% सॉन्डर्स और मौसमी सोल्व हो जाएंगी इस अकेले से, रटने की जरूरत नहीं है। आप इन विशेष चीजों पे ध्यान रखना जहां फोकस करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हो। जोधपुर एम्स, दिल्ली एम्स, देखो क्वेश्चन कैसे आया था कि अब आप बात ये करें कि वेरिएबल डिसेलरेशन, वेरिएबल डिसेलरेशन कब देखने को मिलता है, जब कोड पे कंप्रेसर है, कोड कंप्रेशन है या फिर कोड प्रोलैप्स है। क्लियर, वेरिएबल डिसेलरेशन कब देखने को मिलेगा, कोड कंप्रेशन है या फिर कोड प्रोलैप्स है। कोड कंप्रेशन की कंडीशंस में या कोड प्रोलैप्स की कंडीशंस में क्या करते हैं, टेंडर बर्ग पोजीशन। क्लियर, आप जैसे मान लो बठिंडा एम्स में क्वेश्चन आया था और उसने ये दिया था कि टेंडरबर्ग पोजीशन नहीं है, टेंडरबर्ग पोजीशन नहीं थी, उसने ये कहा कोड प्रोलैप्स हो गई, कोड आउटसाइड फ्रॉम दी वेजाइना, तो वो कोड प्रोलैप्स होती है, आउटसाइड आ गई वेजाइना तो कोड प्रोलैप्स होती है। तो कोड प्रोलैप्स का पता कैसे करते हैं अपन,
फीटल हार्ट रेट को चेक करके। और फीटल हार्ट रेट में क्या देखने को मिलेगा अपने को, ये ग्राफ देखने को मिलेगा। ये ग्राफ देखने को मिला मॉनिटर स्ट्रिप के ऊपर, तो इसका मतलब है वेरिएबल डिसलेशन, और वेरिएबल का मतलब है कहीं ना कहीं कोड पे क्या आ गई, दबाव आ गया, कंप्रेशन आ गया, प्रोलैप्स हो गई। तो क्या करेंगे अपन, टेंडर वर्क पोजीशन देंगे। टेंडर वर्क पोजीशन नहीं था तो क्या दिया, रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन भी नहीं हो, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट भी नहीं हो तो चेंज दी पोजीशन। क्लियर। अब इसमें भी कई होता है कि रिवर्स टेंडर वर्क पोजीशन कई गाइडों वगैरह में भी दे रखा है। तो नॉर्मल अगर अपन बात करें तो लिथोटोमी पोजीशन दे रहे होते हैं। क्लियर। तो लिथोटोमी की रिवर्स क्या हो गई, टेंडर वर्क पोजीशन। क्लियर। तो टेंडर वर्क पोजीशन बोल सकते हैं, नी चेस्ट पोजीशन बोल सकते हैं, रिवर्स पोजीशन बोल सकते हैं, चेंज दी पोजीशन बोल सकते हैं। और ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि कोड प्रोलैप्स का पता अपन कैसे करेंगे। कोड बाहर आ गई, कोड प्रोलैप्स भी 3 तरीके से होती है। कोड आउटसाइड फ्रॉम दी वेजाइना, कोड प्रोलैप्स आपने देख ली, कोड प्रोलैप्स हो गई। एक होती है ओकल्ड प्रोलैप्स, छुप गई, हेड के साइड के अंदर भी कंप्रेस हो गई, आपको दिखाई नहीं दे रही, एग्जामिनेशन कर रहे हो तो भी नहीं दिखाई दे रही, तो ओकल्ड हो गई। ओकल्ड प्रोलैप्स, अंदर कंप्रेशन आ गया। तो कैसे पता करोगे आप, तो नहीं, किससे पता करते हैं कोड प्रोलैप्स का, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट में क्या देखने को मिलेगा, वेरिएबल डिसलेशन। और वेरिएबल डिसलेशन के लिए अपन तुरंत क्या करेंगे, वेरिएबल डिसलेशन देखते ही तुरंत टेंडर वर्क पोजीशन देंगे। देखो जैसे दूसरा देखो कि लेबर करवाएंगे, तो लेबर के अंदर क्वेश्चन आता है, लेबर के अंदर कि ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, वर्किंग टाइम्स का क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन बैग ऑफ वाटर रप्चर हो गया, फॉर्मेशन बैग ऑफ वाटर रप्चर हो गया, तो क्या करोगे आप, एमनियोटिक फ्लूइड देखोगे किस तरीके का है, फर्न टेस्ट करोगे, या फिर मॉनिटर स्ट्रिप पे फीटल हार्ट रेट चेक करोगे। कोड प्रोलैप्स हो सकती है, फॉर्मेशन बैग ऑफ वाटर, जैसे ये बैग ऑफ वाटर होता है तो हेड के साथ में, हेड से पहले कोड भी बाहर आ सकती है, कोड प्रोलैप्स हो सकती है उस कंडीशंस में। तो अपन क्या करेंगे, तुरंत फॉर्मेशन बैग ऑफ वाटर हुआ, रैप्चर हुआ, रैप्चर होते ही क्या करते हैं, फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर, कोड प्रोलैप्स हो सकता है। क्लियर। जैसे मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, रैप्चर होने के बाद में अपन हार्ट रेट चेक करेंगे, क्यों करेंगे कि यहाँ पर कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर एमनियोटोमी कर रहे हैं अपन, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो यानी कोड आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कोरचक्ट हुक काम में ले रहे हैं अपन, मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो उस दौरान क्या हो सकता है, कोड प्रोलैप्स या ओकल्ड प्रोलैप्स या कोड प्रेजेंटेशन। तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को किससे पता लगता है, वो फीटल हार्ट रेट से पता लगता है। तो अपन क्या करेंगे, तुरंत पोजीशन चेंज कर देंगे। इसलिए जोधपुर एम्स में दिया, दिल्ली एम्स में दिया, टेंडर वर्क यही ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन को घुमा के नहीं दे रहा। जिस दिन घुमा के दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दिया भी है भाई। जैसे जोधपुर एम्स ने सेम यही क्वेश्चन दिया था कि कोड आउटसाइड फ्रॉम द वेजाइना, दिल्ली एम्स ने भी यही दिया था कोड आउटसाइड फ्रॉम द वेजाइना, और आंसर क्या था, टेंडर वर्क पोजीशन सबने रट रखा था। फिर बठिंडा एम्स ने टेंडर वर्क पोजीशन नहीं दिया और चेंज दी पोजीशन दे दिया, सब वो दूसरे तीसरे ऑप्शनों को टिक कर दिए, बाद में पता लगा ये चेंज दी पोजीशन आंसर था। तो ये क्लियर है क्यों इस तरीके से दिया अपन ने। और जीएमसीएच में लेट डिसलेशन के बारे में दिया था, कई बार पूछता है लेट डिसलेशन, तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। लेट का मतलब है यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंट, यूपीआई या प्लेसेंटल परफ्यूजन। और प्लेसेंटल परफ्यूजन के अंदर अपन क्या देते हैं, ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। इस तरीके से अपन ये करते हैं। ओके, थैंक यू।